ओके સર हाँ बोलो ना। સર આમાં આપણે પેલી વાલી ફોર્મ્યુલા હતી ને સ્પીડ ઓફ ઇફ્લક્સ ની કે v is અંડર રૂટ ઓફ 2 p2 minus pa upon rho plus 2gh વાલી હતી ને. એ કરાય પણ એમાં કેવું છે કે ઓપન વેસલ આપેલું છે ને અહીંયા ઓપન વેસલમાં આપણે p ઇક્વલ ટુ pa લેવાય યસ સર યસ હા હા એટલે પછી એ ટર્મ નીકળી જાય ને ફર્સ્ટ ટર્મ એટલે આપણે રૂટ 2gh લઈ હા સર ઓપન હા વેસલ. હા પડી ગઈ. यस प्लीज राइट डाउन हो जाए तो डन करके मैसेज करो. 68 और 69 एक्चुअली चैप्टर 9 के हैं फिर भी हमको करने हैं क्योंकि वर्कशीट में ये रह गए थे हमारे. સર हाँ સર આ યર કેટલા જેડબલ્યુ અટેમ્પ્ટ છે 4 કે 2? શું કહો છો? સર જેડબલ્યુ અટેમ્પ્ટ આ વર્ષ કેટલા રાખે છે? આ લોકો દર વર્ષે ચેન્જ કરે છે. એમ તો યાર જો હમણાં તો એવું છે હતું કે જેટલા અપાય એટલા આપી શકો પણ અમારે કેવી રીતના કન્ડક્ટ કરવાના છે આ લોકો હવે એ બી એ લોકોનું ક્લિયર નથી. પણ હવે લેવલ થોડું ગ્રેજ્યુઅલી એ લોકો રિડ્યુસ કરી રહ્યા છે એટલે જોઈએ. ये बच्चों लिख लिया सबने? યસ સર ડન. યસ સર થઈ ગયું. ओके चलो नेक्स्ट इज 68 वाला. उसके बाद 69 ले लेते हैं थियोरेटिकल है. shear modulus is 0 था. shear modulus is 0.4. shear modulus Leads. is 0. You know shear modulus किसके is 0? સર તમારો અવાજ કપાય છે. તમારો અવાજ કપાય છે. नेटवर्क में खबर नहीं. હવે આજે ક્લિયરલી? હા સર હજુ કપાય છે. अच्छा
just a second. ना? Just a second. अभी आवाज आ रहा है क्लियरली? हाँ सर। ओके, चलो अभी 68 वाला करते हैं। 68 वाला करते हैं। 69 में सॉलिड्स आते हैं। 69 में shear modulus is 0 for, yes please tell me, shear modulus किसके लिए 0 होता है? बताओ मुझे, सोच के बताओ। shearing का मतलब क्या होता है? liquids लिक्विड्स and एंड गैसेस। हाँ वो बराबर है, liquids and gases पे applicable है, बराबर है। shearing means change in shape. yes sir. Sir gases માં થશે. बराबर है। तो आई थिंक shear modulus सॉलिड में तो शेप चेंज होता है। एक्चुअली है ना, प्रॉपर ऑप्शंस इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किए हैं। इट शुड बी फ्लूइड्स, एक्चुअली लिक्विड्स एंड गैसेस आंसर आना चाहिए। लिक्विड्स एंड गैसेस है ना, हाँ तो वो करेक्ट है, डी ऑप्शन। इट शुड बी फ्लूइड्स, क्योंकि फ्लूइड क्या करता है कि वो जो कंटेनर में हम डालते हैं उसका शेप ले लेता है फ्लूइड्स, ठीक है। सो उनके लिए शेयर मॉडुलस 0 होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। प्लीज राइट डाउन डी। चलो अभी 68 वाला करते हैं। A wire of length L and radius R fixed at one end and a force F applied to another end produces an extension of length small l. आइए डेटा लिखते हैं। एक वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, रेडियस स्मॉल आर है, और एक एंड पे फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है, और जो एक्सटेंशन है यानी डेल्टा एल है वो दिया है आपको स्मॉल एल। क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अनदर वायर of the same material of length 2l, radius 2r by force 2f। तो नए वायर का डेल्टा एल डैश कितना, ये आपको पूछा है। और दोनों वायर का मटेरियल सेम है, यानी यंग्स मॉड्यूलस दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन समझो, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, फोर्स एफ है, और उसका चेंज इन लेंथ स्मॉल एल है। अगर वही वायर का लेंथ हम डबल कर दे, रेडियस डबल कर दे, फोर्स डबल कर दे, तो उसका नया एक्सटेंशन क्या होगा ना। यू नो वाई की फॉर्मूला होती है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। So this can be written as
FL अपॉन एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल के बदले अपन लिख सकते हैं स्मॉल एल, और ऊपर जो लेंथ है वो आपकी कैपिटल एल है। सो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है वो मैंने फर्स्ट केस के लिए लिखा है। सिमिलर फॉर्मूला मुझे सेकेंड केस के लिए अगर लिखना है तो L सर will be तो 2f into 2l upon pi r square upon l dash 2f into 2l बराबर है। अब 2f डिनोमिनेटर upon बताओ। pi r square r नहीं 2r है ना, pi 2 r square 2r का स्क्वायर અને l into dash a फाइंड delta करवाना l dash डेल्टा एल हाँ डैश। ओके फाइन। तो ये कुछ कहानी ऐसी होगी हमारी। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये जो 2 का स्क्वायर है 4, वो 4 और ये 4 तो निकलने ही वाला है, ठीक है। और हम जब दोनों इक्वेशंस का रेशियो लेंगे, दोनों इक्वेशंस का आप जब रेशियो लोगे, ठीक है, रेशियो अब जब हम दोनों इक्वेशंस का लेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे y बाय y वो हो जाएगा 1, राइट हैंड साइड पे एफ एफ निकलेगा, एल एल निकलेगा, पाई पाई निकलेगा, आर स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो डेल्टा एल डैश ऊपर आ जाएगा 1:1 हाँ L अपॉन एल रहेगा। अल्टीमेटली डेल्टा एल डैश विल बी इक्वल टू एल ओनली। यानी बच्चों आपका जो एक्सटेंशन है ऑप्शन वो बी सेम रहेगा। ऑप्शन बी, वेरी गुड। आपका जो एक्सटेंशन है वो सेम ही रहेगा, डेल्टा एल डैश विल रिमेन एल ओनली। यस, किसी को डाउट है इसके अंदर? No, sir. ओके, प्लीज राइट डाउन। यस बच्चों, हो जाए तो बताना। यस बच्चों, किसी का बाकी है? No, sir. Done.
Okay. चलो, next is 70th question. Again chapter 9 का है, not a issue. रह गया था हमारा. Question is the Young's modulus of steel is twice that of brass. Ys is given 2 times Yb. Ys is given 2 times Yb. Two wires of same length, same area. One of steel and other of brass are suspended from same roof. If we want the lower ends to be at the same level, कहने का मतलब है कि दोनों का एक्सटेंशन सेम है. दोनों का एक्सटेंशन सेम है. डेल्टा LS is delta LB. Then the weights added to the steel and brass will be dash. उनका रेशियो क्या होगा ये बोला है. WS upon WB पूछा है. WS upon WB पूछा है. क्वेश्चन में WS upon WB पूछा है. Now you know delta L की फॉर्मूला होती है FL upon AY, where F is nothing but weight here. So WS LS upon AS YS. and यहाँ पे आएगा WB LB upon AB YB. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा L, वेयर फोर्स के बदले मैंने वेट लिखा हुआ है. अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है. तो अल्टीमेटली WS by WB will be equal to YB upon YS. अब क्वेश्चन में दिया है कि YS is twice YB, डाल दो, YB निकल जाएगा. So WS by WB is 1/2. Is 1/2. Option B. Yes, किसी को डाउट है? सर YS अपन YB नहीं है. WS by W, हाँ जो लोचा मारा मैंने है ना, इट इज W, या मिस्टेक हो गई मेरे से, रुको. It is YS upon YB, okay, and YS is twice YB. So WS by WB is 2:1, correct. कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन. देखो आंसर की के साथ मैच होता है आपका कि नहीं होता है. सर हाँ बोलो. सर हाँ WS LS equals to वाળું લખતું ને સર એ કયો ફોર્મ્યુલા છે? એ કેવી રીતના આવ્યું એ બતાવું. હા સર. ઓકે, જો यहाँ રેડ કલર થી હું લખું છું. y ની ફોર્મ્યુલા તમને ખબર છે, સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન હોય. Yes, સ્ટ્રેસ sir. ને લખાય ફોર્સ અપોન એરિયા, સ્ટ્રેન ને લખાય ડેલ્ટા L upon L. હવે ડેલ્ટા L ને સબ્જેક્ટ ટુ ધ ફોર્મ્યુલા બનાવો તો ડેલ્ટા L શું થઈ જશે? FL upon AY થઈ જશે. બટ અહીંયા F નથી, અહીંયા વેટ છે એટલે WL upon AY લખાય. Yes, sir. બરાબર, ત્યાંથી આવી આ ફોર્મ્યુલા. હા. સર હા બોલો. 69 માં પાછા આન્સર કીમાં ગેસીસ આપ્યું છે. હા તે રોંગ છે, બોથ આવવું જોઈએ, ફ્લુઇડ્સ આવવું જોઈએ એમાં. ઓકે સર. હા એવો કોઈ આન્સરમાં અલગ હોય તો મને કહેજો. હા પાછા કોઈ બી આન્સર કીમાં કોઈ બી આપણો આન્સર જે આવે છે અને પાછળ જે આવે છે અલગ હોય તો યુ કેન ટેલ મી.
સર हाँ बोलो. સર એટલે એ પેલો લિક્વિડ ને ગેસીસ માં રીઝન માં એવું લખી શકે ને કે સર બોડી ચેન્જ કરીએ તો એનું વોલ્યુમ ચેન્જ ના થાય, શેપ ચેન્જ કરીએ તો એટલે હા, એટલે બલ્ક એવું લખાય કે મોડ્યુલસ 0. when shearing force or tangential force તમે liquid કે gases ને આપો, when you give shearing force or tangential force, at that time there is no change in shape in liquids and gases. એવું લખાય. यस, इसके बाद 71 करना है हमको. ये वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए हमको 2 करना है, 71 72, and then we can start with our 11th chapter. यस फ्रेंड्स, किसी ये प्लीज हो जाए तो डन करके मैसेज करना. Done, sir. ओके. चलो अभी 71 वाला. A sphere of mass capital M and radius capital R is falling in a viscous liquid. The terminal velocity attained by the falling object is proportional to. तो बहुत ही सिंपल है ये तो. टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला आपको मालूम है, 2/9 r² g अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा. क्लियर है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए. चलो नेक्स्ट इज 72 वाला. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 72 वाला. आइए समझते हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ चैप्टर 10 एंड चैप्टर 7. 10 और 7 का एप्लीकेशन है. 10 और 7 का एप्लीकेशन है. आइए देखते हैं. A liquid is kept in a cylindrical vessel which is rotated about a vertical axis through the center of the circular base. If the radius of the vessel is smaller, angular velocity is omega. Then the difference in heights of the liquid at the center of the vessel and at the edge is dash. सेंटर पे और एज पे आपको जो डिफरेंस इन हाइट है वो फाइंड आउट करना है. आपको एज पूछा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में आपको एच पूछा है. ठीक है, ये क्वेश्चन खाली पहले समझने का ट्राई करो. क्वेश्चन समझने का ट्राई करो. आपको एक सिलिंड्रिकल वेसल दिया है जो रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने पे जो अंदर का लिक्विड है वो भी साथ में रोटेट होगा, और जिसके वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड एट द एज ऑफ द वेसल. तो वो जो सेंटर और एज पे डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है, हाइट का डिफरेंस. तो देखो, मैं ए वाले जो सिंबल है वो एज के लिए लिखता हूं, और बी वाला जो सिंबल है वो मैं सेंटर के लिए लिखता हूं. अगेन बर्नौली इक्वेशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. तो थर्ड टर्म तो ऐसे भी निकलने ही वाला है, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर. थर्ड टर्म इसलिए निकलता है बच्चों क्योंकि जनरली हम इवनली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो ग्राउंड से उनकी हाइट सेम ही रहती है.
इसलिए थर्ड टर्म जनरली निकल ही जाता है मैक्सिमम सम्स। तो यू नो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर पीबी प्लस हाफ रो वीबी स्क्वायर। अब आपको मालूम है एच पे पानी की वेलोसिटी जनरली 0 होती है, तो वी ए वाला टर्म तो निकल जाएगा। एंड जो आपका इक्वेशन अब आके बनता है that is half rho vb square where vb is the velocity of liquid at the center. now you know कि जो vb होता है उसको हम r into ओमेगा लिख सकते हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आपको मालूम है, वो यहाँ पे डाल दो। और pa माइनस पीबी नेट प्रेशर को हम रो जी एच लिखते हैं, वो सभी को मालूम है। तो pa माइनस पीबी को मैंने रो जी एच लिख दिया और राइट साइड में हाफ रो vb स्क्वायर, सॉरी हाफ रो vb के बदले आप लिखोगे आर ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप समझने का ट्राई करो। राइट हैंड साइड पे हाफ रो और vb का होल स्क्वायर है तो आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे pa माइनस पीबी का मैंने लिख दिया रो जी एच। तो रो गेट्स कैंसल, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2gh इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 2gh इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अपने को इंटरेस्ट एच में है, सो दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। कोई बात नहीं है, स्मॉल आर है तो अपन ने कैपिटल ले लिया है, नॉट अ इश्यू। कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। यस, किसी को डाउट है? नो सर क्लियर। हाँ? સર આ જે એચ પાસેની વેલોસિટી એ આપણે નેગ્લેક્ટ કરીને એ ના ખબર પડી કેમ નેગ્લેક્ટ કરી. સી જનરલી જ્યારે બી લિક્વિડ રોટેટ થતું હોય બરાબર, તો આપણે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ખબર છે પેલું મેથડ ભણી છે મેગ્નેટિક સેપરેશન વાળી। હા સર. હા, તો જનરલી એમાં કેવું થાય કે એચ પર જ્યારે બી રોટેટ કરે સિલિન્ડર તો સેન્ટર પર મેક્સિમમ લિક્વિડ તમારું રોટેટ કરતું હોય, યસ પછી સર. એના પછી જે તે દૂર દૂર જાઓ ને તમે સેન્ટર થી હવે, તો એની વેલોસિટી ઓછી થતી જાય અને એચ પર એકદમ વેલોસિટી 0। ઓકે સર. બરાબર, એને પોઇસેલેસ લો બી કહેવાય। આ જ વસ્તુને આપણે પોઇસેલેસ લો બી કહેવાય, એ આપણા સિલેબસમાંથી નીકળી ગયું છે, બટ એને પોઇસેલેસ લો બી કહેવાય। ओके, प्लीज राइट डाउन। सो आई थिंक आपका जो नेक्स्ट जेई नीट का टेस्ट आने वाला है, बराबर है, उसका ये पूरा कंटेंट मैंने आपको करवा दिया, चैप्टर 14, 15, चैप्टर 10, बराबर है। तो आई थिंक मार्च में वो टेस्ट है आपका, बराबर है, आएगा मतलब आई थिंक आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर नहीं किया होगा तो उसका प्रिपरेशन में जो बेसिक सम्स आपको मालूम होने चाहिए वो मैंने करवाए, बराबर है। नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर जो हम अभी शुरू करेंगे वो 11, 12, 13 होगा। ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद 11th चैप्टर क्योंकि वो आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज राइट डाउन, फिर 11 चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। हो जाए तो बताना। ओके
किसी का बाकी है? नो सर. फाइन, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे. 11. So the first question in this worksheet is of Newton's law of cooling. Yes, temperature of a steel block changes from 80 to 75 in time t1. टेम्परेचर होता है 80 से 75 और वो भी होता है टाइम t1 में. 75 से 70 होता है टाइम t2 में और 70 से 65 होता है टाइम t3 में. सो बताओ मुझे कि क्या कंपैरिजन होगा टाइम का, है ना. ऐसा समझ लो एक गरम चाय का कप आपने बाहर रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है. तो स्टार्टिंग के 5 डिग्री सेल्सियस फॉल करने के लिए जो टाइम है दैट इज 80 to 75, वो t1 है. उसके बाद के जो 5 डिग्री है वो t2 टाइम में होते हैं. उसके बाद 5 डिग्री वो t3 टाइम में होते हैं. तो क्या होगा टाइम्स का जो रिलेशन है वो क्या होगा? ऑप्शन सी. कैन यू Option- टेल मी? ऑप्शन सी. सी ऑप्शन. ऑप्शन डी. ऑप्शन सी बता रहे हैं सब लोग. किसी ने बोला ऑप्शन डी. देखो, इट शुड बी ऑप्शन सी. क्योंकि समझो, जब आप गरम चाय का कप बाहर रखते हो तो पहले 5 डिग्री सेल्सियस बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा, यानी टाइम कम लगेगा. उसके बाद के जो 5 डिग्री है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद का जो 5 डिग्री है उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप 65 to 60 करोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा. कहने का मतलब है कि बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो स्टार्टिंग में कम लगता है फॉर फॉल इन टेम्परेचर. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. सो इनिशियल फॉल अगर 5 डिग्री का है तो वो जल्दी हो जाता है. फिर 5 डिग्री का फॉल है उसमें थोड़ा टाइम लगता है. फिर 5 डिग्री का जो फॉल होगा उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा. तो वैसे पूरा प्रोसेस होता है. सो आंसर इज ऑप्शन सी बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. प्लीज राइट डाउन. फर्स्ट का आंसर सी है. Yes, let us do the second wala MCQ. A black body has maximum wavelength of lambda m at 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at 3000 Kelvin is how much? समझना बच्चों, 2000 Kelvin पे वेवलेंथ आपको दिया है लैम्बडा m, तो बोलते हैं 3000 Kelvin पे कितना. यस बच्चों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हैं हम लोग. क्या होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? कैन यू टेल मी? यस, व्हाट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? लैम्बडा m into t is equal to constant. वेरी गुड. लैम्बडा m
into t, that is equal to Wien's constant. So basically आप देख सकते हो, हम ऐसा लिख सकते हैं lambda m into t1, that is, या यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो lambda 1 into t1 is lambda 2 into t2. So it is lambda m into 2000, that is equal to lambda 2 into 3000. मस्त 3 0 निकल जाएंगे. So lambda 2 will be 2 upon 3 times 2 upon 3 times lambda. It is 2 Option upon A. 3 times lambda. So it is option A. Wien's displacement का एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में Wien's displacement, स्टीफन बोल्ट्जमैन, ये सब क्वेश्चंस मिसिंग है, लेकिन आपको करना है. सेकंड का है ऑप्शन ए. यस, किसी को डाउट है? प्लीज राइट डाउन, फिर आगे जाते हैं. यस प्लीज, हो जाए तो बताना. थर्ड वाला करेंगे. The questions of 11, 12, 13 will be comparatively simpler. मैंने बताया था मैक्सिमम इसी में से आप स्कोर कर पाओगे. मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर्स 11, 12, 13. चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वाला. A cylindrical rod is having a temperature T1 and T2 at its ends. तो आपको एक cylindrical rod दिया है जिसके दो एंड्स पे टेम्परेचर T1 और T2 है. The rate of flow of heat is Q1 calorie per second. So rate of flow of heat आपको Q1 दिया है. So rate of flow of heat यानी H होता है, वो यहाँ पे Q1 कैलोरी पर सेकेंड दिया है आपको. आगे क्या दिया है? If all the linear dimensions are double, keeping temperatures constant, then the new rate of flow of heat is how much? Straight forward question है. Linear dimension double कर दिए बच्चों. Linear dimensions double कर दिए. So obviously बच्चों, linear dimension double कर दिए, उसका मतलब ऐसा दिया है कि लेंथ आपने डबल कर दिया और एरिया आपको मालूम है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. तो जो रेडियस होता है वो भी लीनियर डायमेंशन होता है. सो अगर रेडियस डबल होगा बच्चों तो एरिया 4 गुना हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने भले इतना दिया हो कि लीनियर डायमेंशंस आर डबल. लीनियर डायमेंशन में क्या क्या आता है बाय द वे? लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, ये सब लीनियर डायमेंशन है. जिसका यूनिट मीटर होता है ना, वो लीनियर डायमेंशन. तो लेंथ तो डबल होने ही वाला है, रेडियस भी डबल होने वाला है, एंड एज रेडियस डबल होने वाला है, एरिया 4 गुना होने वाला है. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि लीनियर डायमेंशन भले डबल दिया है, एरिया यहाँ 4 गुना हो जाएगा और उसी के लिए आपको Q2 फाइंड करने का है.
नाउ यू नो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की फॉर्मूला है के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। अब यहाँ पे रॉड तो सेम ही है, यहाँ पे रॉड तो सेम ही है, ठीक है, तो के तो सेम ही रहने वाला है उसका। अब सेम फॉर्मूला हम Q2 के लिए लिखते हैं, तो K A2 टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही है अपॉन लेंथ इज L2। सो K A2 को अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स A1 डिफरेंस इन टेम्परेचर, L2 को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स L1। So ultimately 2 ones are 2 twos are. So Q2 will be 2 into बाकी जो बचा that is Q1. So Q2 is twice Q1. Option C. Option C. So कहने का मतलब है कि अगर लीनियर डायमेंशन डबल करोगे ना तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी डबल हो जाता है। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ऑप्शन सी। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली बोला नहीं एरिया 4 गुना, अपने को समझने का ऐसा कि भाई एरिया 4 गुना हो जाएगा। उन लोगों ने तो एक ही वर्ड दिया, लीनियर डायमेंशन आर डबल। प्लीज राइट डाउन। यस बच्चों, हो जाए तो बताना। चलो अभी फोर्थ वाला एमसीक्यू, फोर्थ वाला एमसीक्यू। Two rods A and B are of equal length. The ends are kept at the same temperature difference, and the cross-sectional areas are A1 and A2. And thermal conductivities are K1 and K2. समझना बच्चों, आपको दो रॉड्स दिए हैं, एक दिया है A और दूसरा रॉड आपको दिया है B। दोनों रॉड्स का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम ही है, मतलब दोनों के एंड्स सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। दोनों रॉड्स की लेंथ सेम है, दोनों रॉड्स की लेंथ सेम है, दोनों रॉड्स का एरिया अलग अलग है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। दोनों का कंडक्टिविटी भी अलग अलग है, इसका K1 है, इसका K2 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन टू रॉड्स विल बी इक्वल इफ
आपको कंडीशन फाइंड करनी है फॉर हीट फ्लो टू बी सेम। द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन जो होता है H1 और H2 दोनों में सेम होने के लिए क्या कंडीशन होगी? यू नो H की फॉर्मूला होती है Ka डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। सो इट इज K1 इंटू पहले का एरिया है A1, डिफरेंस इन टेम्परेचर इज T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ इज L। K2 A2 difference in temperature is T1 minus T2 upon L। तो क्लियर है, LL निकल जाएगा, T1 minus T2 T1 minus T2 निकल जाएगा, तो बचेगा K1 A1 equal to K2 A2 and that is option B। ऑप्शन बी। so this is a condition जब दोनों में हीट ट्रांसमिशन सेम रहे, ये फॉलो होगा तब जाके H1 equal to H2 रहेगा। यस, किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. प्लीज राइट डाउन। यस बच्चों, हो जाए तो बताना। यस, क्वेश्चन 5 जो है उसकी फॉर्मूला ऑलरेडी अपने थ्योरी में या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 7 है उसमें डिराइव करी हुई है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपने डिराइव करा हुआ है Ks का वैल्यू। बताओ, दो स्लैब्स जो लेंथ सेम है, एरिया सेम है, उनके Ks का वैल्यू क्या होगा? सीरीज कनेक्शन में Ks का वैल्यू इलस्ट्रेशन 7 में आपने किया हुआ है, देखो इट इज 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। किया है सबने? प्लीज कंफर्म करो ये फॉर्मूला। यस सर। कंडक्शन का एक ही सम है, कंडक्शन का एक ही सम है, बराबर है, और उसकी फॉर्मूला ये वाली है, Ks की फॉर्मूला। So Ks is
2k1 k2 upon k1 plus k2. दूसरे का 2k बस अंदर સર તમારો અવાજ કપાય છે. अपलोड કરીએ કપાય છે અવાજ હવે આવે છે યસ સર. तो पहले मुझे बताइए फॉर्मूला में कोई डाउट है आपको નો સર. ओके अब k1 की वैल्यू यहाँ पे k दी हुई है और k2 की वैल्यू आपको 2k दी हुई है और हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ks विल बी 2 into k into 2k upon k plus 2k, that is 3k. k gets cancelled, so answer will be 4 by 3k. ks is 4 by 3k. ઓપ્શન એ. ks का आंसर है 4 by 3k. ऑप्शन है यस. फिफ्थ का है ऑप्शन है. प्लीज राइट डाउन. यस प्लीज हो जाए तो बताना. यस आई थिंक मेजोरिटी का हो चुका है. लेट अस मूव फर्दर. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वाला एमसीक्यू. A black body emits radiation of maximum intensity at a wavelength of 5000 Armstrong, and the temperature at this time is 1227 degrees Celsius. तो बच्चों वेवलेंथ आपको दिया है लैम्बडा m1, वो दिया है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग और उस समय पे टेम्परेचर की वैल्यू है 1227 डिग्री सेल्सियस. When the temperature of the body is increased by 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी अब नया टेम्परेचर क्या लिखूं बताओ. इंक्रीज्ड बाय 1000 डिग्री यानी नया टेम्परेचर क्या लिखूं बताओ. If the new temperature is increased by 1000 degree. Yes, very good. 2227. 2227 very good. So इस केस में आपका लैम्बडा m2 क्या होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब बच्चों एक बात समझो. यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में जब भी वीन्स लॉ लगाते हो या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाते हो, यानी मैं ऐसा बोलूं रेडिएशन वाले लॉज लगाते हो, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखने का. दिस इज द रूल. अगेन दुनिया की कोई बुक में नहीं लिखा होता ये सब, पर ये सम सॉल्व करने पे मालूम पड़ेगा. કોઈ બી રેફરન્સ બુક સોલ્વ કરો તમે, એમાં બધું ના લખેલું હોય. તમને એક્સપિરિયન્સ થી આવડે. તમે જેટલા એમસીક્યુઝ વધારે સોલ્વ કરો એનાથી તમને ખબર પડે. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वीन्स लॉ लगाते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लेने का. चलो केल्विन में कन्वर्ट करते. प्लस 273 करो, बताओ कितना होगा. ये हो जाएगा 1500 केल्विन और ये हो जाएगा 2500 केल्विन. यस
फ्रेंड्स किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो No, सर. sir. Okay. Now you know V lambda into T, that is constant. लगाते हैं फॉर्मूला lambda m1 t1, that is lambda m2 t2. हमारा इंटरेस्ट lambda m2 है, that is lambda m1 into t1 upon t2. So this is 5000 into 1500 upon 2500. So ultimately 5 threes are and 5 fives are, 5 ones are and 5 thousands are. And you know 1000 into 3 will be 3000 Armstrong. So lambda m2 is 3000. Option A. Yes friends, किसी को doubt है? No, sir. Okay, please write down. Yes. हो जाए तो बताना. Yes. I think majority का हो चुका है. आगे जाते हैं. चलो 7th वाला. Rate of emitted radiation energy for a perfectly black body at 500 Kelvin is proportional to. Yes friends, can you tell me? क्या है? Formula E sigma A T raised to 4. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किसको प्रोपोर्शनल है? फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर दिया है आपको 500 केल्विन. सो इट इज क्लियर दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू 500 रेज टू 4. टेम्परेचर की वैल्यू 500 दी हुई है. सो
It is proportional to 500 raised to 4. That is your answer. Yes बच्चों, कोई डाउट है? No, sir. चलो, No, sir. let's write down. Yes friends, अभी 7th के बाद है ना 9th वाला करते हैं. उसमें है ना ऑप्शन सी में करेक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में एल आना चाहिए. तो अपन ने डेरिवेशन में ये ऑलरेडी किया हुआ है कंडक्शन में, dq by dt की फॉर्मूला ka t1 minus t2 upon l. ka t1 minus t2 upon l. This is your formula. डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेरिवेशन किया हुआ है. ऑप्शन सी 9 ऑप्शन सी, कोई प्रॉब्लम नहीं. सी वाले में करेक्शन है, नीचे लेंथ एल आने वाला. चलो अब आज के लिए एक लास्ट कर लेते हैं 8th वाला. बराबर है कि आज आपको काफी एमसीक्यू का डोज मिल गया है, इसीलिए एक 8th वाला आखिरी कर लेते हैं आज के लिए. इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल W, freezing point of water is 39 degree W and boiling point is 239 degree W. समझना बच्चों, आपको एक नई स्केल दी है W, उसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है 239 डिग्री W और मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 39 डिग्री W. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर फॉर 39 डिग्री सेल्सियस इन दिस स्केल. आपको टेम्परेचर फाइंड करना है ये नए स्केल में, ठीक है. और आपको डिग्री सेल्सियस स्केल ऑलरेडी मालूम है. क्या होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, वो भी लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है. डिग्री सेल्सियस स्केल में आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, और जो टेम्परेचर इन लोगों ने सेल्सियस में दिया है 39 डिग्री सेल्सियस. ये 39 डिग्री सेल्सियस आपका नए स्केल में कैसा दिखेगा. क्वेश्चन समझने का ट्राई करो. डिग्री सेल्सियस स्केल का डेटा आपको मालूम है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 100 और 0 होता है, और 39 डिग्री सेल्सियस आपके नए स्केल में अननोन स्केल है डिग्री W, उसमें कैसा दिखेगा. और डिग्री W की स्पेशलिटी दी है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट दिया है 239, उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है 39. यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, No, sir. sir. बराबर. अब इसके लिए ना मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ. एक्चुअली ये फॉर्मूला स्लोप से आती है, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये आपको बहुत काम लगेगी. टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस. सिमिलरली दूसरे साइड पे भी यही फॉर्मूला लिखने की, टेम्परेचर इन W माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ W अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ W माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ W. देखो फॉर्मूला में क्या है,
लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो पूरा सेल्सियस का है और राइट साइड का जो डेटा है वो पूरा डिग्री डब्ल्यू का है। लेफ्ट साइड सेल्सियस के लिए, राइट साइड डिग्री। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आइए अप्लाई करते हैं, आइए अप्लाई करते हैं। सो टी डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 39 दिया हुआ है, वो लिख देते हैं, माइनस मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस के लिए आपको मालूम है 0 है, अपॉन 100 माइनस 0। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेटा लिखा वो सेल्सियस के लिए लिखा है बच्चों में। टी डिग्री सेल्सियस 39 दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस का 0 है, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस का 100 है, वो डाल दिया। सिमिलरली राइट साइड का डेटा डाल देते हैं। टी इन डब्ल्यू वो पूछा है आपको तो उसको टी ही लिख देते हैं, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डब्ल्यू दिया है 39, बॉइलिंग पॉइंट दिया है 239 और मेल्टिंग पॉइंट अगेन 39। ये स्टेप समझ में आ रहा है आपको? कैसे लिखा, कैसे सब्स्टिट्यूट किया वो बताओ खाली, कैसे लिखा वो तो आपको याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कैसे किया सब्स्टिट्यूशन? यस सर। ओके। ये फॉर्मूला कोई भी दुनिया की नई स्केल आपको दे दे क्वेश्चन में तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड तो सेल्सियस रहेगा, राइट हैंड साइड नई स्केल लिख देने की ऐसा। लेफ्ट साइड में सेल्सियस। Sir, your voice is breaking. Yes. Is my voice audible? Yes, Yes, sir, you sir. are audible. ओके, चलो सब्स्टिट्यूशन हमने कर, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 39 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू टी माइनस 39 अपॉन 200। सो 100 वन जा 100 टू जा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 कितना होगा? 78, दैट इज टी माइनस 39। चलो बताओ कितना आता है? 78 प्लस 39 कितना आता है? 117. Okay, 117. it is coming 117 degree W. That is option D. Option D. तो ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन था बच्चों जिसमें एक अननोन स्क्वायर W दिया था और उसमें कन्वर्जन पूछा था। तो ऐसा आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो बस ये मेथड पकड़ के चलने की आपको। डिफरेंस इन टेम्परेचर इन न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो टेम्परेचर दिया है माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे करके। यस, किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। चलो प्लीज राइट डाउन, ये आज के लिए आखिरी सम था, ठीक है? जिनका हो गया हो दे may leave the session. Have a nice Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Yes, bye.